हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज 9 अगस्त है और हम सबको पता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी अमेरिका द्वारा। चलिए आज इस बॉम्बिंग के बारे में जानते हैं और हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट पहलू पढ़ते हैं। हुआ यह है कि सितंबर 1939 में जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दी है और जर्मनी के साथ जापान भी आ गया है। उधर जापान का जो ऑयल आता है वो सबका सब पैसिफिक ओशन से आता है और अमेरिका ने जापानीज ऑयल सप्लाई को बाधित कर दिया है, रोक दिया है। जब ऐसा हुआ है तो जापान ने रिटेलिएट किया और जो अमेरिका का नेवल बेस होता है, अमेरिकन नेवल बेस हुआ करता है हवाई आइलैंड में पर्ल हार्बर। ये जो पर्ल हार्बर है यहाँ पर जापान ने अटैक किया है 7 दिसंबर 1941 को। 7 दिसंबर 1941 जापान अटैक्ड अमेरिकन नेवल बेस दैट इज पर्ल हार्बर इन हवाई आइलैंड इन द पैसिफिक। इसमें बहुत बड़ा अमेरिका का नुकसान हुआ है, लगभग 300 शिप्स डिस्ट्रॉय हुई हैं और लगभग 2500 लोग भी मारे गए हैं। अगले ही दिन दिसंबर 8 को अमेरिका डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जापान। अमेरिका और जापान एट वॉर हो जाते हैं ऑफिशियली ऑन दिसंबर 8, लेकिन जल्दी ही जापान जर्मनी वगैरह एक तरफ हैं। दिसंबर 11 1941 को जर्मनी ने इटली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन यूएस। इस तरीके से शुरू में तो यूएस वॉर का पार्ट नहीं था, लेकिन जल्दी ही यूएस वॉर का पार्ट बन जाता है। जापानीज अटैक ने यूएस को वॉर में ले लिया है। ये जो पर्ल हार्बर पे अटैक होने वाला है, क्या अमेरिका को इसके बारे में पता था? इसके बारे में जान लेते हैं। हुआ यह है कि ये जो कोड नेम है जो पर्ल हार्बर पे अटैक होने वाला है, इसका कोड नेम था मैजिक। और इस मैजिक जो कोड था इसको डिकोड कर चुके हैं अमेरिकी जो संस्थाएं हैं, वो इसे डिकोड भी कर चुकी हैं और पर्ल हार्बर पे उन्होंने मैसेज भी भेजा है कि एक अटैक हो सकता है। लेकिन ये कहा जाता है कि वो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी, उस समय के जो वेदर कंडीशंस हुआ करती थी, उससे ये पर्ल हार्बर में डिलीवर नहीं हो पाता है, जबकि पता लग चुका था कि ये अटैक होने वाला है। अमेरिका को पता तो था कि हमारे किसी सेंटर पे पैसिफिक में अटैक हो जाएगा, बट दे वर थिंकिंग ऑफ फिलीपींस और सम अदर एरिया विच इज़ क्लोजर टू जापान, बट दे नेवर थॉट ऑफ दिस पैसिफिक ओशन हवाई आइलैंड। बट कोड जब डिकोड हो गया तो उन्हें पता लग गया था कि पर्ल हार्बर पे होने वाला है। अगर ये उस दिन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ख़राब ना होती, कोड पहुंच जाता तो कुछ शायद फ़र्क पड़ सकता था, बट वो नहीं मिल पाया और समय रहते उसके बाद मिला जब अटैक हो जाता है जापान का। इस तरीके से अमेरिका भी वॉर में आ जाता है। तो ये मैजिक नाम था उस कोड का जो अमेरिकन ने समय रहते डिकोड कर लिया था, बट डिलीवर नहीं हो पाया पर्ल हार्बर पे। उधर क्या हुआ, 1938 में बर्लिन की एक लेबोरेटरी में यूरेनियम 235 को स्प्लिट कर लिया गया है सक्सेसफुली। और जब यूरेनियम 235 स्प्लिट होता है तो उसका जो फिशन होता है तो बहुत एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि बड़े से बड़े एक्सप्लोजन को वो ट्रिगर कर सकती है। ये जो बर्लिन की लेबोरेटरी में डेवलपमेंट हुआ है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन को पता है, लेकिन ये जो एनर्जी निकल रही है इसे टैप करके एक एक्सप्लोजन ट्रिगर कर देने में अभी जर्मन्स उतना नहीं कर पा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को पता है, सो ही रोट अ लेटर टू प्रेसिडेंट ट्रूमैन ऑफ अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनको लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा जर्मनी में चल रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट तुरंत एक कमेटी बना देते हैं और न्यूक्लियर वेपन पे बनाने पे काम शुरू हो जाता है। कमेटी बन जाती है, पॉसिबिलिटीज़ निकाली जाएं कि कैसे हम इस बॉम्ब को बना सकते हैं। अगस्त 1942 द यूएस स्टार्टेड मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। रॉबर्ट ओपेनहीमर एक फिजिसिस्ट हुआ करते थे, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, वो इस प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग हेड बनाए गए थे। उनकी लीडरशिप में ये प्रोजेक्ट शुरू होता है। ओपेनहीमर ये अपना काम करने लगते हैं। इस तरीके से अमेरिका ये बॉम्ब रेडी कर लेता है। उधर अमेरिका रेडी है। 1944 के आसपास जो जापान जर्मनी वगैरह हैं वो बैकफुट पे जाने लगे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में वैसे जापान ने काफ़ी सारे एरियाज़ कैप्चर कर लिए हैं, बट बैकफुट पे है जापान, हारने सा लगा है। उधर अप्रैल 1945 और 7 मई 1945 को तो
जर्मनी हिटलर सुसाइड कमिट कर लेता है और जर्मनी सरेंडर भी कर देता है, पर जापान अभी भी सरेंडर नहीं कर रहा है। उधर यूरोपियन जो थिएटर है वॉर का वो तो कंट्रोल में आ जाता है, बट ये जो पैसिफिक वाला थिएटर है यहाँ अभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। डिस्कशन अमेरिकन आर्मी में ये होता है कि अगर जापान पे हम लैंड वॉर करते हैं तो डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा होगा, अमेरिकन का भी और जैपनीज़ का भी। वो क्या लॉजिक था नहीं समझ में आता। ओबियसली न्यूक्लियर बॉम्ब से तो कम ही होता, बट दे वांटेड समहाउ जापान टू सरेंडर, जापान वाज नॉट सरेंडरिंग। इसलिए ये समझ लेते हैं कि जापान को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वार्निंग दी जाती है, इफ़ यू डू नॉट सरेंडर देन देयर विल बी प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन। जापान को ये वार्निंग दी जाती है कि अगर आप नहीं सरेंडर करेंगे तो एक बहुत बड़े दर्जे का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जापान इसको नहीं फॉलो करता है, जापान ने इस वार्निंग को नहीं तरजीह दी है, इंपॉर्टेंस दी है। इस तरीके से 6 अगस्त 1945 को अमेरिकन एयरक्राफ्ट B-29 बॉम्बर ने एक यूरेनियम 235 लिटिल बॉय हिरोशिमा पे ड्रॉप कर दिया है। लिटिल बॉय हुआ करता था, इसमें 2 सब क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम लिए गए हैं और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो क्रिटिकल मास हो जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, क्रिटिकलिटी आनी ज़रूरी है। जब तक क्रिटिकल मास नहीं बनेगा तब तक वो एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो वो क्रिटिकलिटी आज 2 यूरेनियम की बॉल्स टकराती हैं और सिंपलर हुआ करता है ये, और उससे इसका नाम पड़ गया लिटिल बॉय। ये हिरोशिमा पर दागा जाता है 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद 7 अगस्त को फिर एक बार जापान को सरेंडर करने के लिए बोला जाता है, जापान फिर भी सरेंडर नहीं करता है। इस तरीके से 9 अगस्त 1945 को एक प्लूटोनियम बॉम्ब जिसे फैटमैन कहा गया है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो नागासाकी पर डाल दिया जाता है 9 अगस्त 1945 को। ये यूरेनियम बॉम्ब था, ये प्लूटोनियम बॉम्ब था, 239 प्लूटोनियम बॉम्ब। ये दाग दिया जाता है और बताया जाता है कि 60,000 फीट ऊंचा एक जो मशरूम होता है, जो उसकी जो स्मोक उठा है, वो इतना लंबा ऊंचा एक स्मोक सा देखा गया जब नागासाकी पे अटैक होता है। इस तरीके से 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के ऊपर बॉम्बिंग हो जाती है और 15 अगस्त 1945 को जापान ऑफिशियली सरेंडर कर देता है और सितंबर आते आते वो रिटन तौर पे भी आ जाता है। तो 15 अगस्त 1945 को ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है, बट उससे पहले हो जाता है हिरोशिमा एंड नागासाकी इन द फॉर्म ऑफ लिटिल बॉय एंड फैटमैन। लगभग 2,10,000 लोग वहाँ मारे गए हैं। बहुत बड़ा धमाका हुआ है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है। और उसके बाद तो फिर एटॉमिक वेपन्स और वेपनरी और न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ सी लग जाती है और वो अब तक चल रही है। तो अगर वो जो कोड है, ये माना जाता है, अगर वो जो कोड मैजिक कोड डिकोड हो गया था, अगर पर्ल हार्बर पे समय रहते पहुंच जाता तो शायद जापान का अटैक रुक जाता और अमेरिका ऊपर जो अटैक हुआ था, जो डिवास्टेटिंग अटैक था, उसको रिटेलिएट ना करता तो शायद ये वॉर, ये सब चीज़ें ना होती। बट स्पेकुलेशंस हैं, ये इस तरीके से डिवास्टेशन होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो दैट वाज 6 अगस्त एंड 9 अगस्त। होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो। कुछ आपको छोटी छोटी बातें पता लगी होंगी एटॉमिक बॉम्बिंग के बारे में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये पहलू जो अदरवाइज मान लिया जाता है। दिस आई वांटेड टू टेल यू। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।